Hi everyone. Case 3 linear differential equations of first order. तो हमारे पास में अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी दी हुई है जिसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल भी हमसे नहीं लग रहा है, उसके बाद वो होमोजेनस फॉर्म में भी नहीं आ रही है, तो आपको चेक करना है थर्ड नंबर पे ये वाला चीज है ना। दो केस हम पढ़ चुके हैं। क्या चेक करेंगे आप कि वो इस फॉर्म में है या नहीं है। अब ये जो फॉर्म है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत बार यही आता है। सो उसमें क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा, देन आपके पास x का कोई फंक्शन होगा और उस फंक्शन को फॉर द टाइम बीइंग लेट्स कॉल px। सो x का फंक्शन होगा और उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में y मिलेगा आपको। ओके, यहाँ पर प्लस का साइन होगा एंड देन इक्वालिटी के दूसरे साइड में आपके पास में क्या मिलेगा, एक नया फंक्शन मिलेगा जो भी किसका फंक्शन होगा, x का फंक्शन होगा। सो बेसिकली इस तरह के फॉर्म में जो इक्वेशन होगी उसे हम कहेंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, और वो लीनियर है। लीनियर और नॉन लीनियर क्या होता है ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ पर जरूरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको कोशिश करना है कि इस फॉर्म में आ जाए, या तो आपको डायरेक्टली इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। सबसे पहला काम हमारा होता है कि इक्वेशन को पहचानना, दैट वी हैव डन कि इस फॉर्म में आएगी। उसके बाद होता है कि हमारा उसका सॉल्यूशन का मेथड क्या रहेगा या प्रोसेस क्या रहेगा, स्टेप्स क्या क्या रहेंगे। सो स्टेप समझ लो। इसके लिए सबसे पहले आपको इंटीग्रल फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, हमेशा ध्यान रखना, इस तरह के लिए सबसे पहले आपको इंटीग्रल फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद रखना है, मेमोराइज करना है, और वो होता है एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन पी एक्स एंड डी एक्स। अब पी एक्स कहां से आएगा, जो आपको y का कोफिशिएंट मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, दैट विल बी योर p, और उसका इंटीग्रेशन करना है आपको और उसका एक्सपोनेंशियल ले लेना है, दैट विल बी योर इंटीग्रल फैक्टर। ये आपका स्टेप 1 होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमने इंटीग्रल फैक्टर कैलकुलेट करना है एंड देन सॉल्यूशन क्या निकालना है कि उस इंटीग्रल फैक्टर को y से मल्टीप्लाई करना है और उसको बराबर करना है किसके, इंटीग्रेशन क्यू एक्स इंटीग्रल फैक्टर। बस, मतलब ये आई एफ मिलने के बाद इस आई एफ को आपको मल्टीप्लाई करना है y के साथ, और जो आपके पास यहाँ पर क्यू एक्स दिया हुआ है इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर जो भी q दिया हुआ होगा, क्योंकि वो x का फंक्शन होगा, तो x के रेस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन करना है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हमारे पास लगाना है, एंड ये आपका फाइनल सोल्यूशन होगा। अब ऑब्वियसली हमें चलना कैसे है, उस पे प्रॉब्लम्स पे चलना है, उसी से समझ में आएगा। सो ये वाली प्रॉब्लम देखो, आप चेक कर लो इसको कि आप यहाँ पे क्या एक्स और वाई वाले फंक्शन को अलग करके, और अगर अलग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो वो आप चेक कर लो। नहीं हो रहा है तो फिर आप दूसरा मेथड देख लो, नहीं तो आप वैसे आप सोचोगे कि ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे, कैसे पता चलेगा। मैं आपको सही बताऊं ना, तो एक एक तरह के, जैसे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है, मैंने उसके 10 प्रॉब्लम भले ही आपको कराए होंगे, आप उसके 50 प्रॉब्लम कर डालो इंटरनेट से निकाल निकाल के, आप कहीं से भी निकाल के 50 प्रॉब्लम्स फॉर ईच केस कर डालो, तो आपको जब एग्जाम तक आप मोर देन 300 या 400 तो डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम्स कर चुके होंगे प्रैक्टिस में, एंड देन आपको एग्जाम में जैसे ही सामने डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा केस लगेगा। सो ये बात सही है दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये बात सही है ना, आपको ये करना है। चलो ज्ञान नहीं देते अभी ज्यादा, उसके लिए अलग से हम रील बनाते हैं आजकल, शॉर्ट्स बनाते हैं। अब इसमें देखो dy बाई डी एक्स को अलग से ले लो पहले लेफ्ट हैंड साइड में, है ना, तो हमने रीराइट कर लिया इस इक्वेशन को इस तरह से। अब साफ साफ देखो ये इस फॉर्म में है। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स, ओके, प्लस फिर हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे y, और y का कोफिशिएंट क्या है, -1/x। देखो ये दिया हुआ है -1/x+1, सॉरी, और ये हमें y में दिया हुआ है, एंड इक्वल टू क्यू एक्स। क्यू हमें कौन सा दिया हुआ है, x का फंक्शन एक्सपोनेंशियल x, और यहाँ पे x+1। तो ये हमारा है dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्यू एक्स। सो इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो p क्या मिल रहा है और q क्या मिल रहा है, ये आपको p मिल रहा है और ये आपको q मिल रहा है। स्टेप 1 हमारा क्या था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर या इंटीग्रल फैक्टर निकालना था, जो है एक्सपोनेंशियल px। सो यहाँ पर देखो एक्सपोनेंशियल माइनस इंटीग्रेशन, और ये कैलकुलेट किया हुआ है 1/x+1 का इंटीग्रेशन आप जानते हो log x+1 होता है, ये ले लिया। एक्सपोनेंशियल और log एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, माइनस पावर होने की वजह से ये 1/x+1 आ चुका है। सो ये हमें मिल चुका है आई एफ।
उसके बाद मैंने आपको तरीका बताया ही था कि उस IF को, ये IF आया, उसको y से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेट करना है, किसके इक्वेट करना है, सबसे पहले QX का इंटीग्रेशन लो। तो आपके पास में QX का इंटीग्रेशन नहीं लेना था, QX के साथ, ओके यहाँ मैंने Q लिख दिया, सॉरी यहाँ पे Q के साथ में IF भी मल्टीप्लीकेशन में है ना, IF भी मल्टीप्लीकेशन में, मैं भूल गई थी। सो ये आपका यहाँ वाला जो पार्ट है, देखो Q क्या दिया हुआ है, यस Q तो हमारा ये रहा और IF हमारा ये रहा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और इंटीग्रेट कर दो। तो इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया। अब आप सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 17 को देखो, इस तरह से है। सबसे पहले उस फॉर्म में लेके आने की कोशिश करो। तो ये आपने रीअरेंजमेंट के थ्रू लेके आ गए, यहाँ पे IF निकाला हुआ है, स्क्रीन को पॉज करके, इंटीग्रेशन है इसलिए मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही। आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि जब मैकेनिक्स आएगा, जब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आएगा, थर्मो आएगा, स्टैट्स आएगा, मैं बहुत सारा टाइम दूंगी उनके सॉल्यूशंस में, बट ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय टाइम, क्योंकि हमारे पास बहुत लंबा सिलेबस है। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन के अंदर डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है हमारे पास, y को मल्टीप्लाई किया है, IF से इंटीग्रेशन किया है, IF और Q से मल्टीप्लाई करके, और इसको सॉल्व किया है। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे वेरिएबल चेंज किया है। सो उसके बाद में ये फाइनल आंसर निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो हमारे पास में, इंटीग्रेट दिस थिंग एंड क्या बोल रहा है, ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ द कर्व सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये अलग से जो लास्ट चीज बोली है ना, वो करेंगे हम बाद में, पहले तो हमें वही प्रोसेस करना है, इस फॉर्म में लेके आना है, IF निकालना है, यहाँ पे IF निकाल लिया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकाल लिया। क्या कह रहा है कि ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ द कर्व सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब ये जो कर्व है हमारे पास में, ये ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका मतलब x0 और y0 से पास कर रहा है, तो इसका मतलब x0 और y0 पुट करेंगे यहाँ पे। तो जैसे ही y0 पुट करोगे, x0 पुट करोगे, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। c की वैल्यू वापस इस एक्सप्रेशन में रख दो और ये हमारा कब हो जाएगा। सो बेसिकली जो कंडीशन हमें दी हुई थी, दैट वाज जस्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब प्रॉब्लम नंबर 19 देखो, द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस विद द कंडीशन दिस इज। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मैं लिख देती हूँ 3xy प्राइम, यहाँ पे y प्राइम है, y प्राइम को हम क्या लिखते हैं, आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, dy ओवर dx माइनस y इज इक्वल्स टू ln x प्लस 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर इसको लेके चलो, उस फॉर्म में लेके आओ। इस dy बाई dx को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो 3x से डिवाइड करना पड़ेगा। ये इन्होंने कर रखा है क्या, हाँ कर रखा है, यहाँ पे ये देखो 3x से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को तो ये आ जाएगा। सो 1 माइनस 1/3x क्या हो गया, p हो गया, p आपका कितना हो गया, -1/3x हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये 3x हो गया और q आपके पास इस तरह ये हो गया q। ठीक है, सो सबसे पहले इंटीग्रल फैक्टर निकाल लिया, उसके बाद सॉल्यूशन निकाल लिया, ये सॉल्यूशन आ गया। उसके बाद आपको कंडीशन दी हुई है कि y1 इज इक्वल्स टू -2, और यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो x की होती है, यानी कि जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू जो है वो -2 मिलेगी। ये रख के c की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये वैल्यू रखेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, तो c की वैल्यू आ जाएगी 2 और c की वैल्यू वापस उस इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा ये। सो अगेन वही चीज दी हुई है कि c की वैल्यू निकालनी है। प्रॉब्लम नंबर 20, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसको उस फॉर्म में लेके आना है, dy बाई dx, तो हमारे पास इस फॉर्म में लेके आएंगे तो यहाँ पर ये मिल जाएगा। इस बार हमारे पास में देखो क्या हो रहा है कि 1/y² आ रहा है, हमें डायरेक्टली तो नहीं मिल रहा है, लेकिन वेरिएबल चेंज करके, इफ यू रिमेम्बर, याद है आपको जब हमने देखा था एक बार ऐसा आ रहा था 2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2y माइनस 3, और हम कह रहे थे कि इसको v में नहीं पुट कर सकते, तो -3 को 0 करना था, तो हमने स्मॉल x को जो था वो कैपिटल x प्लस h रख लिया था और स्मॉल y को कैपिटल y प्लस k रख लिया था, और फिर हमें यहाँ वाला टर्म 0 मिल गया था h और k के टर्म में। सेम वही चीज यहाँ पर हो रही है कि डायरेक्टली अगर इक्वेशन नहीं आ रही है तो एक बार थोड़ा सा वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन करके देख लो। तो यहाँ पर अगर 1/y² को z मान लेते हैं तो दोनों साइड में डिफरेंशिएशन करो, तो 1/y² का कितना होता है, -2/y³, और क्यों आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो dy बाई dx जो हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, dz बाई dx। तो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू निकाल के वो तो आपको यहाँ पर पुट करनी है, ओके, और 1/y² की जगह आपको रखना है z। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास में, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, राइट हैंड साइड में 1/x² है, इसको एक बार के लिए ऐसे रहने दो,
यहाँ पर बीच में क्या है, बीच में बता देती हूँ, लिखा हुआ है 2/x और 1/y²। 1/y² की जगह हमने क्या पुट कर दिया, z, तो ये आ गया 2/x और क्या हो गया, z हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 1/y³ और dy/dx, तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, -2/y³ dy/dx की वैल्यू रखी है, तो 2 को हटा दो, नीचे भेज दो, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, तो ये माइनस का 1/2। अब देखो आपके पास क्या z में आपको वो इक्वेशन मिल रही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यस मिल रही है। इस बार y को रिप्लेस कर दिया अपन ने एक तरह से z से, मतलब यहाँ पर z का कोफिशिएंट देखना पड़ेगा अपन को, तो यहाँ पर p की वैल्यू जो होगी वो होगी -4/x और जो q फंक्शन होगा वो होगा -2/x²। ये रखते हुए अपन को इंटीग्रल फैक्टर निकालना है, उसके बाद सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो पहले तो z में आएगा, देखो z में आएगा, लास्ट में z की जगह क्या पुट कर देना है सॉल्यूशन में, 1/y², तो आपके पास फाइनल आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ग्रेट। प्रॉब्लम नंबर 21 देखो, ये कह रहा है कि इफ yx इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन y6 = 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट yx। ग्राफ बता रहा है y का, तो क्या करना है, मतलब सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लो। y का जो शेप आएगा, स्ट्रेट लाइन आता है, पैराबोला आता है, कैसा आता है देख लेंगे। तो सबसे पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, देखो है ना, इस तरह से सॉल्व कर लिया। इंटीग्रल फैक्टर निकाल लेना है आपको, इंटीग्रल फैक्टर डन हो गया, उसके बाद सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला लगाना है और हमारे पास एक्सप्रेशन ये आ गया। बट हमारे पास c की वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें गिवन कंडीशन है कि y में जब x की वैल्यू 6 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 1 मिलती है। ये दोनों वैल्यूज ऊपर वाले कर्व में पुट करेंगे और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो c विल बी इक्वल टू 4। वी विल पुट दैट वैल्यू हियर अगेन एंड हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। यहाँ पे हमें y की वैल्यू निकालनी है, सो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके इस तरह से निकाला है। नाउ अगर आप ध्यान से देखें, सो y+1 जो है उसे मान लो कैपिटल Y मान लो, कैपिटल Y जो है उसे स्मॉल y प्लस मान लो, और कैपिटल X को एक बार के लिए x+2 मान लो। तो हमारे पास मिल रहा है यहाँ पे ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये किस फॉर्म में आ रहा है, देखो y² = कैपिटल X/2। हम जानते हैं y² प्रोपोर्शनल टू x जो होता है वो पैराबोला होता है ना, वो पैराबोला होता है। सो यहाँ पे पैराबोला मिलेगा, लेकिन जब ये होता है ना कि y² = x, तो ये जो पैराबोला होता है ना वो ओरिजिन से पास होता है, क्योंकि यहाँ पे y - 0 का स्क्वायर होता है और यहाँ पे x - 0 होता है। लेकिन हमारे पास क्या है, y+1 है, x+2 है, इसका मतलब y+1 को ओरिजिन पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -2। तो जो उसका वर्टेक्स होगा वो वर्टेक्स कहाँ पे होगा, इस पे होगा, -2 -1। ओके, और आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो देखो एक बार, इस तरह का ऑप्शन, सबसे पहले तो उसका वर्टेक्स जो हमारे पास होगा वो कहाँ पे होना चाहिए, दोनों ही वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब ये वाला पॉइंट, तो ये तो हो नहीं सकता, 0 0 पे आ रहा है। ये देखो एक बार, ये वो हमारे पास x की वैल्यू -1 होनी चाहिए और y की वैल्यू -2 होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये पॉइंट देखो एक बार, यस ये देखो उल्टा लिख दिया मैंने, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -1, तो ये वाला पैराबोला करेक्ट है, केवल ऑप्शन 1 ही मैच कर रहा है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन y प्राइम माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, और एक कंडीशन गिवन है कि y0 जो आ रहा है वो y0 है। चलो करते हैं। सो हमें प्रॉब्लम दिया हुआ है y प्राइम माइनस वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, तो ये तो डायरेक्टली दिया हुआ है dy/dx माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल -1। तो ये y का जो कोफिशिएंट है वो कितना आ रहा है, एक तरह से इसका कोफिशिएंट -1 आ रहा है, तो p की वैल्यू कितनी हो गई, -1, और q की वैल्यू कितनी हो गई, 1 माइनस e की पावर -x। ठीक है, सो इंटीग्रल फैक्टर निकाल लिया और फिर सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद c की वैल्यू चाहिए, c की वैल्यू के लिए हमें गिवन है कि y0 जो आ रहा है वो y0 आ रहा है, यानी व्हेन x विल बी 0 y की वैल्यू कितनी आएगी, y0 आएगी। सो ये गिवन है, इससे आप c की वैल्यू निकाल लेंगे, y0 के टर्म में आ जाएगी, c की वैल्यू वापस पुट करेंगे ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, तो एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ जाएगा। सो y हमारे पास ये आया है। अब देखते हैं कि x की वैल्यू जब इन्फिनिटी को अप्रोच करती है तो हमें क्या मिलता है। अब आप यहाँ पर देखो कि जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर y इज इक्वल टू -1 प्लस एक्सपोनेंशियल -x अपॉन 2 प्लस e की पावर x, और यहाँ पे आ रहा है y0 प्लस 1/2। अगर हम x इक्वल टू इन्फिनिटी रखें तो ये वाला टर्म तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला e की पावर -इन्फिनिटी, लेकिन ये डाइवर्ज हो रहा है, ये आपका ब्लो कर जाएगा इन्फिनिटी को। सो अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे भी हम चाहते हैं कि ये फाइनाइट रहे,
फाइनाइट रहे, तो आपके पास ये वाला टर्म 0 हो जाना चाहिए, करेक्ट? यानी कि y0 प्लस 2 का वैल्यू 0 हो जाना चाहिए, ताकि ये वाला टर्म ही नहीं रहे ब्लो करने के लिए, डाइवर्ज होने के लिए। सो y0 इक्वल टू -1/2 पे हमारे पास y जो है फाइनाइट हो जाएगा। अब देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन मैच करते हैं। सो एक तो बोल रहा है इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा, एक्सपोनेंशियल -x, तो हम चेक कर लेते हैं IF क्या आया, यस करेक्ट आया, एक तो सही है। सो ऑब्वियसली बी अपने आप गलत हो जाता है, क्योंकि वो दूसरा दे रहा है, प्लस x दे रहा है। Value of y0 is -1/2 if the given differential equation has infinite limit as x tends to infinity. D बोल रहा है कि ये 1/2 होगा if has finite limit at x tends to infinity. तो obviously इसके अंदर हमारे पास C ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, क्योंकि x tends to infinity पे y फाइनाइट हो रहा है हमारा, फाइनाइट हो रहा है ना y हमारे पास में। तो इस तरह से शायद ये डी ऑप्शन आएगा इसका, है ना, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास फाइनाइट लिमिट देगा, ये डी आएगा, सी नहीं आएगा। एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे हमारा जो y है वो डाइवर्ज नहीं हो रहा है, फाइनाइट होगा अगर y0 की वैल्यू -½ हो जाए तो। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, इफ yx इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस विद दिस देन, मतलब ये तो आपको ध्यान रखना, हमेशा c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ होता है और कुछ काम नहीं होता है इसका। सो आप इसको सॉल्व कीजिए, आपको वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा, 1/y को z मानोगे, तब जाके आपका उस फॉर्म में आएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, और इस तरह से बना के उसका IF निकालना है सबसे पहले, और IF निकालने के बाद आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। कंडीशन जो गिवन है उससे आप c की वैल्यू निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, और वापस आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर y जो है हमारा फाइनली फंक्शन आ रहा है y इज इक्वल टू 1/log x - 1, अगर y को डिफाइन होना है, डिफाइन होना है, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि log 0 जो होता है वो डिफाइन नहीं होता है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ये बोल रहा है कि अगर log x -1 ये डिनोमिनेटर 0 हो जाए, अगर ये 0 हो जाए, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, log x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और आपका y जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन विल नॉट बी डिफाइंड। अगर इन्फिनिटी जा रहा है, इन्फिनिटी कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, तो उस कंडीशन में यानी x की कौन सी वैल्यू पे y जो है वो सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा, तो आप ऑब्वियसली इसको 0 रख के देख लो, तो log x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, e के बराबर हो जाएगी, और e कितना होता है 2.73, ये होता है। सो इन द रेंज 0 to x, जो ऑप्शन बी बोल रहा है अभी देखेंगे, देयर विल बी दिस पॉइंट एट विच y इज नॉट डिफाइंड। अब देखते हैं कि ऑप्शन जो है क्या क्या बोल रहे थे हमसे। ये बोल रहा है yx is defined and finite in this range, नो, ऐसा नहीं है, क्योंकि बीच में हमारे पास में प्रॉब्लम आ रही थी। yx is defined and finite in the range 0 to 3, नहीं, क्योंकि इसमें एक जगह वो डिफाइन नहीं हो रहा है, कहाँ पे 2.73 पे। yx is defined and finite in the range greater than equal to 3, yes, क्योंकि x पॉजिटिव होना चाहिए। देखो पहले भी हमने निकाल लिया, क्योंकि हमारा y जो आ रहा है वो 1/log x -1 आ रहा है, हम x को 0 चाहते ही नहीं है, और x की नेगेटिव वैल्यू में log आता है तो भी डिफाइन नहीं होता है, तो x पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन 1 गलत हुआ, क्योंकि ऑप्शन 1 जो लिमिट दे रहा है वो पूरी की पूरी नेगेटिव में आ रही है, और हमारा x पॉजिटिव होना चाहिए, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। बी क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमने अभी भी देखा कि जब ये नीचे ये वाला जो है ये टर्म अगर 0 हो जाए तो y इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू e के बराबर आ रही है, और e कितना था 2.7 था, और 2.7 जो वैल्यू है वो 0 से 3 के बीच में आ जाती है, और ये कह रहा है कि पूरी रेंज में डिफाइन है, तो इसलिए गलत है। सी बोल रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यस, क्योंकि हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। एक तो इसमें क्या होगा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में आपका x जो है वो पॉजिटिव भी आ गया, और 2.7 से भी ज्यादा आ गया, तो इसलिए सी करेक्ट है। y blows up at x equal to, yes, blows up का मतलब इन्फिनिटी, तो सी और डी जो है इसके करेक्ट आंसर होने चाहिए। yes, correct options are c and d. if yx is the solution of first order differential equation this, then the value of yx at x tends to infinity, तो पहले y निकालना पड़ेगा, तो आपके पास यहाँ प्राइम में बात हो रही है, तो ये वाली चीज आप कर लेना, सबसे पहले IF निकालना है और फिर सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद ये आया, अब x को इन्फिनिटी बोलो, जैसे ही x इन्फिनिटी जाएगा, x इन्फिनिटी जाएगा, ये फर्स्ट टर्म तो हो जाएगा 0, 6 अपॉन इन्फिनिटी, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसमें भी देखो नीचे क्या है आपके पास, c अपॉन x और e की पावर x, जब x आपके पास में इन्फिनिटी होगा, तो बिकॉज ये वाला टर्म इन्फिनिटी हो रहा है और ये वाला टर्म भी इन्फिनिटी हो रहा है, तो c अपॉन इन्फिनिटी में ये भी क्या हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 0, तो यस,
एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी y आपका 0 होना चाहिए, तो देख लो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ही नहीं है, y इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, solution of differential equation this with the boundary condition that y equal to 1 at x equal to 1, c की वैल्यू निकालनी है, कोई अलग चीज नहीं है। सो आपको उस फॉर्म में लाना है, if निकालना है, सॉल्यूशन लाना है, और c की वैल्यू जो है वो गिवन मतलब कंडीशन से देना है। पुटिंग द कंडीशन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 c आ जाएगा, पुट बैक करो, सॉल्यूशन आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व गिव द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ये इक्वेशन लिखी हुई है k1 dx अपॉन dt प्लस k2x इज इक्वल्स टू k3। k1 k2 k3 आर पॉजिटिव कांस्टेंट विद इनिशियल कंडीशन x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0। तो भाई कौन सा कर्व बता रहा है, इसमें हमें लाना तो वही पड़ेगा, उस फॉर्म में लाना पड़ेगा सबसे पहले। तो पूरी इक्वेशन को k1 से डिवाइड कर दो, ये डिवाइड कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है, यस हमारे पास आ चुका है जो हमें चाहिए था। एंड इस बार हमारे पास में देख लो आप, y की जगह x है और x की जगह t है, सो IF उस अकॉर्डिंग निकल जाएगा। सॉल्व करना भी आपको आता ही है। c की वैल्यू इनिशियल कंडीशन से, c की वैल्यू हमें मिल जाएगी t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन रखेंगे तो c की वैल्यू ये आ रही है, वापस वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब करेक्ट ऑप्शन इज ए, क्योंकि आप ये देख लो कि जो आपके पास कर्व आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, इसमें इसमें कर्व कौन सा आ रहा है, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल। ओके, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है ना। देखो मैं बता देती हूँ, x बेसिकली आ रहा है आपका प्रोपोर्शनल टू आ रहा है 1 माइनस ई की पावर, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी का कोफिशिएंट। रुको, यस ये आपने चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में पढ़ा होगा। डू यू रिमेम्बर, चार्ज जब Q प्रोपोर्शनल टू आता है 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी में, तो इसमें देखो टी बढ़ाओ एक बार, है ना, टी को बढ़ाते हैं तो सॉरी इसको छोड़ दो, हमारे वाले एक्सप्रेशन में देखो टी को इंक्रीज करो, क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा, वो तो तय है। तो पहली बात एक्सपोनेंशियल बनेगा, इसलिए ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब वो एक्सपोनेंशियली हमारे पास इस तरह से है, लेकिन एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट हमारे पास किस तरह से होता है, तो टी बढ़ने पे देखो घट नहीं रहा, तो एक्सपोनेंशियली ग्राफ यही बन रहा है यार, सीधा सीधा सा है। वैसे आप देख लो यहाँ पे, जब टी बढ़ेगा, टी इंक्रीज होगा, तो ये माइनस टी है, उसकी वजह से डिग्री नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन फिर एक माइनस लगा हुआ है यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। तो आपके पास टी इंक्रीज होने से एक्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आपके पास में एक्सपोनेंशियल ग्राफ बन जाएगा। केस 4 जो है वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।